Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 2 Unit 1.5 Theories of Intelligence। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्धि की जो थ्योरीज है उनका प्रतिपादन किया गया है, उनके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं बुद्धि के सिद्धांत या नियम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। किस प्रकार से जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया गया है और उनके अध्ययन के द्वारा हम बुद्धि के बारे में अधिक से जान सकते हैं। आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत प्राप्त हैं। इन सभी सिद्धांतों को मूल रूप से हम निम्नांकित दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। अब यहाँ पर जो बुद्धि के सिद्धांत बताए गए हैं इनको वर्गीकृत किया गया है दो कैटेगरीज में, ताकि इनको अच्छे से समझ सके और इनके बारे में पता लगाया जा सके। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर कारकीय सिद्धांत, फैक्टरल थ्योरीज। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पेयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरीज है वो इसके अंदर आती है। सेकंड दिया गया इसके अंदर थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत, थ्रस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरीज। थर्ड दिया गया बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरीज। फोर्थ दिया गया कैटल का सिद्धांत, गार्डनर का बहु बुद्धि सिद्धांत। अब यहाँ पर जो गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया गया है। सिक्स दिया गया है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों में से मुख्य रूप से तीन सिद्धांत का प्रयोग ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो सिद्धांत बताए गए हैं इनमें से मुख्य रूप से जो तीन सिद्धांत हैं उनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ये सब के सब जो सिद्धांत हैं ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं जो कि बुद्धि के सिद्धांतों को सपोर्ट करते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इसके अंदर बताए गए थे जो तीन फैक्टर्स, उनमें से फर्स्ट दिया गया है वन फैक्टर, टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर। ये जो तीन फैक्टर बताए गए हैं ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें सामान्य कारक, जनरल फैक्टर। प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा मौजूद होती है। व्यक्ति में जी कारक जितना ही अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों करने में प्रवीण होगा। यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो मानसिक कार्य करने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है, और जिस व्यक्ति में जो जी फैक्टर जितना अधिक होगा या जनरल इंटेलिजेंस जितना अधिक होगा वह उतना अधिक जो मानसिक रूप से कार्य करने में कुशल होगा। प्रवीण का मतलब होता है कुशल। आगे इसमें बताया गया है जी कारक की दो प्रमुख विशेषताएं होती है। अब पहली विशेषता बताई गई है उसके बारे में जानते हैं। पहला तो यह है कि किस कारक पर सचमुच में किस तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बताया कि किसी कारक पर जो पूर्व शिक्षण और प्रशिक्षण अनुभूति होती है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कारक बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा फिक्स्ड होती है, कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर जो जी कारक है उसकी मात्रा फिक्स होती है, जिसकी वजह से वह कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है और उसी के आधार पर वह विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं उनमें दक्षता प्राप्त करता है। इसमें आगे बताया गया है किसी में इन क्षमता की मात्रा अधिक हो सकती है तो किसी में इसकी मात्रा कम हो सकती है। प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। इस कारण के इस कारक की संज्ञा दी है। इसकी तीन विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके अंदर काम करने की और जो जी कारक है उसकी क्षमता अधिक या कम हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में जो कार्य करने की एक दूसरे से जो भिन्नता है वह अलग अलग होती है, और इसी भिन्नता के कारण जो उसकी एबिलिटी है उसके बेसिस पर उसको उस नाम से या फिर उसकी संज्ञा दी जाती है। कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसको गुड वर्कर बोलते हैं, और कोई अगर अच्छा काम नहीं कर पाता है या स्लो करता है तो उसको लेजी या फिर अलग अलग कैटेगरी से उसको टाइटल दिया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। और इसकी भी जो तीन विशेषताएं बताई गई हैं आइए उन सब के बारे में जानते हैं। कि जनरल जो फैक्टर होता है उसकी तीन विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर पहली विशेषता, इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। एक मानसिक क्रिया में एक तरह के इस कारक की जरूरत होती है
दूसरे तरह की मानसिक क्रिया में दूसरे तरह के कारक की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इसका रूप होता है वह परिवर्तनशील होता है, कि उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं व्यक्ति की योग्यता और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। और जो उसकी मेंटल स्किल होती है उसके अंदर भी अनेक प्रकार के जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे व्यक्ति में वृद्धि होती रहती है। दूसरी तरह की मानसिक क्रिया में जो बताया गया है उसके अंदर आवश्यकता के अनुसार जो कारक हैं उनका उपयोग करता है। सेकंड जो विशेषता बताई गई है इसके अंदर, यहाँ पर आइए जानते हैं। एक ही व्यक्ति में इस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। एक कार्य के लिए एक व्यक्ति में कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए इसकी मात्रा कम हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी भी व्यक्ति में जो कार्य करने की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो जी फैक्टर है उसकी मात्रा होती है। किसी कार्य के लिए उसके अंदर जो जी फैक्टर की मात्रा अधिक हो सकती है तो किसी कार्य के लिए उसकी मात्रा कम हो सकती है, जिससे व्यक्ति का मुख्य रूप से कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आगे दिया गया है इसके अंदर, जैसे एक व्यक्ति में गाना गाने का कारक अधिक हो सकता है, तो उसी व्यक्ति में पेंटिंग की क्रिया के लिए जिस एक कारक को ज़रूरत है उसकी मात्रा कम हो सकती है। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जब, अगर हम उसको एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि वह अच्छा एक सिंगर है, लेकिन वह ज़रूरी नहीं है कि वह एक अच्छा पेंटर भी होगा, कि पेंटिंग भी अच्छी करता होगा। उसके लिए जो उसका जो कारक है, जो सिंगिंग के लिए जो उसका कारक है वह अधिक अच्छे से कार्य करता है, जबकि उसका पेंटिंग का जो स्किल है वह अच्छे से कार्य नहीं करती, जिसकी वजह से उसका जो जी फैक्टर है वह कम माना जाता है। उसकी कम की मात्रा होने की वजह से वह अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग परफॉर्मेंस करता है। थर्ड दिया गया तीसरी विशेषता, इस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण देकर हम किसी खास मानसिक कार्य के लिए आवश्यक इस कारक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रशिक्षण देकर हम किसी को अच्छा तबला मास्टर बना सकते हैं या अच्छा पेंटर बना सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रदान करके उसके अंदर उसको निपुणता या एक्सपर्ट उसको बनाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जो तबला है वह भी अच्छा सिखाया जा सकता है उसको बजाने के लिए, और जो पेंटिंग है वह भी उसको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा उसको स्किल्स सिखाई जा सकती है। ये यहाँ पर जो 3 विशेषताएं बताई गई थी कि किस प्रकार से जो सामान्य कारक है उसको सपोर्ट करती हैं 3 कारक, ये यहाँ पर हमने समझे हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें सत्तात्मक सिद्धांत, 1 फैक्टर थ्योरीज। इसमें दिया गया है, इस सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक बिने, टरफैंग और स्टर्न हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो सभी मानसिक योग्यताओं पर शासन करती है, किंतु यह सिद्धांत तो दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति गणित में निपुण है वह कला में भी निपुण होगा। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में जो उसकी कार्य की योग्यता है उसके बारे में बताया गया है कि वह किस रूप में किस समय के लिए कितना सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति के रूप में माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के अंदर छुपी हुई एबिलिटी को प्रस्तुत करता है कि वह किस कार्य को कितना अच्छे से कर सकता है। यह हम ठीक से नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह व्यक्ति परफॉर्मेंस करता है तो वह उसके जी फैक्टर के अकॉर्डिंग कर पाता है। और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो गणित में एक अच्छा एक्सपर्ट होता है या फिर अच्छे से जो समय है उनको सॉल्व कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वह अदर एक्टिविटीज़ में भी एक्सपर्ट होगा। ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक सत्तात्मक सिद्धांत है, 1 फैक्टर थ्योरी है, उसके बारे में बताया कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही एरिया में एक ही क्षेत्र में अच्छे से परफेक्ट हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ एक ही फैक्टर के लिए यहाँ पर बात कही गई है एरिया के लिए। सेकंड दिया गया इसमें द्विकारकीय सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरीज। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया, 1904 में किया।
इन्होंने बताया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक फैक्टर निहित होते हैं। अब जो द्विकारक के सिद्धांत है यह स्पेयरमैन ने दिया था और इनका जो सन है 1904 है। और इन्होंने जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसके बारे में बताया कि किसी भी व्यक्ति में मुख्य रूप से बुद्धि की संरचना में मुख्यतः 2 कारक जो फैक्टर होते हैं वह प्रस्तुत होते हैं, वह उसको काम करने के लिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। थर्ड पॉइंट, बहुखंड का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरीज। बहुकार्य के सिद्धांत में थॉर्नडाइक तथा गिलफोर्ड के सिद्धांतों को रखा गया है। इसमें बताया गया है कि बुद्धि केवल 2 कारकों से नहीं बल्कि बहुत सारे कारकों से होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 रूप माने गए हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर सामान्य बुद्धि, थर्ड दिया गया है, सेकंड दिया गया इसके अंदर मूर्त बुद्धि, थर्ड दिया गया अमूर्त बुद्धि, कि ये सब के सब जो कारक है बहुखंडीय जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर बताए गए हैं। इसमें थॉर्नडाइक ने और गिलफोर्ड ने बताया गया है कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले सिर्फ 2 कारक ही नहीं है, इससे अधिक कारक हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। और ये यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ये सब मिलकर बुद्धि को सपोर्ट करते हैं उसको कार्य करने के लिए, जो वर्क करने के लिए। आगे दिया गया इसमें बुद्धि के संबंध में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें मुख्यतः एक तत्व सिद्धांत से लेकर बहुतत्व सिद्धांत तथा अद्वैतीय सिद्धांत को भी मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर जो बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है कि एक तत्व सिद्धांत से लेकर उसको बहुतत्व सिद्धांत तक उसको मान्यता दी गई है। ये बुद्धि के संबंध में बताया गया है। अब आगे दिया गया है किले एंड थर्स्टन 2 प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने किस प्रकार से बुद्धि का जो खंडन किया है आइए उसके बारे में जानते हैं, वर्णन किया है। फर्स्ट दिया गया था इसके अंदर किली के अनुसार जो बुद्धि खंड है उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें रुचि, योग्यता, सामाजिक योग्यता, सांख्यिकीय योग्यता, शारीरिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्थान संबंधी विचार की योग्यता, शाब्दिक योग्यता। ये यहाँ पर जो 9 पॉइंट बताए गए हैं ये किले के अनुसार बुद्धि के खंड बताए गए हैं कि ये सब अगर योग्यताएं व्यक्ति में होंगी तो वह अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें स्मृति, सेकंड दिया गया इसमें प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, थर्ड दिया गया इसमें सांख्यिकीय योग्यता, फोर्थ पॉइंट दिया गया है शाब्दिक योग्यता, फिफ्थ दिया गया इसके अंदर आगमनात्मक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, थर्ड दी गई इसके अंदर समस्या समाधान की योग्यता, 9 दिया गया इसमें तार्किक योग्यता। ये सब की सब जो योग्यताएं बताई गई हैं ये व्यक्ति के अंदर बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए, उसको जो कार्य करना है उसके लिए सपोर्ट के लिए जो फैक्टर हेल्प करते हैं उन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में कि किस प्रकार से जो उसके सिद्धांत कार्य करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हमने बुद्धि के सिद्धांत या नियमों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जो बुद्धि के सिद्धांत है वह उसको सपोर्ट करते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर हम बुद्धि के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जो वर्क वह करता है उसके आधार पर उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं।